अरुण शर्मा सर बाद में हम लोग के साथ जुड़े। सर स्वागत है आपका। अरुण सर, जो बात अभी आनंद सर ने जिस चीज के साथ खत्म किया, अमेठी और रायबरेली की सीट पे अगर जिस तरीके से कन्नौज में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अब मोर्चा संभाला है, भाई वो पहले एक नाम का ऐलान होता है, फिर उसकी जगह पर वो खुद अपना पर्चा भर देते हैं, और उसके साथ साथ जिस तरीके का चुनाव प्रचार अखिलेश यादव के लिए, डिंपल यादव के लिए इस बार हो रहा है, वो थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इस बार इन दोनों चेहरों के साथ साथ उनकी बेटी ने मोर्चा संभाला हुआ, और बड़ी चीज ये है कि वो अकेले चुनाव प्रचार कर रही है लगातार। ये नहीं है कि वो अपने माता पिता के साथ एक चल रही हैं, ऐसा नहीं है। वो अलग से उनकी सीटों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। अपना उन्होंने कुछ नई लड़कियों का, 2-3 लड़कियों का ग्रुप लिया हुआ है, और वो घर घर जाकर के इस गर्मी में घर घर जाकर के वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसकी जो मैसेजिंग है उसका क्या कुछ इफेक्ट होगा? और जो राहुल गांधी की बात हो रही है, अब जब अखिलेश यादव चुनावी मैदान में आ गए हैं, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जो नामों की चर्चाएं चल रही हैं अमेठी और रायबरेली पर, अगर ये भी चुनाव मैदान में उतर जाते हैं इन सीटों से, तो फिर इस चुनाव का रुख कितना बदलेगा, कितना प्रभावी होगा ये कदम? जी सर, आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा है उसके संदर्भ में आपको बता देता हूं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले अखिलेश जी की बेटी के लिए कुछ कहा गया था और बहुत बड़ा बवाल हो गया था। तो ये चैलेंज है उस समय की बात का आज जवाब देने के लिए। क्या जो हमारे बच्चे होते हैं, जब हम ये उम्मीद करते हैं कि वो 18 वर्ष के हो जाएंगे तो चुनाव में उत्साह से जाएंगे, और आमतौर पर जाते भी हैं। आज वो उत्साह नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके पास प्रश्नों का जवाब नहीं है। आपके ही चैनल पर जब मुझसे ये प्रश्न किया गया तो आनंद सर बैठे हैं, मैंने ये जवाब दिया था कि क्यों बताया जाए कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, बल्कि ऐसा क्यों ना हो जिस दिन नॉमिनेशन भरना हो उस दिन उनकी गाड़ी में कागज रख दिए जाएं और वो नॉमिनेशन फाइल करने चले जाएं, बाहर निकले और अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर कर दें। तो वही होने जा रहा है जो मेरे मन की इच्छा है। और दूसरी बात, जब किसी परिवार को, राम प्रकाश भाई, जब प्रताड़ना दी जाती है निजी तौर पर, तो वो उसका जवाब सार्वजनिक कभी नहीं देता। वो जवाब देता है अपने कृत्यों से, अपने कर्म से, अपना जवाब अपनी भूमिका से देता है। तो ये जो आपने कहा ना कि अखिलेश जी की बिटिया जो है वो आज प्रतिभा बनकर समाज में उतरी है, इसीलिए आपने स्वयं कहा वो अकेली जा रही है। जैसे कभी प्रियंका जी अकेली जाया करती थी और उन्होंने एक नारा भी दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो वो जवाब जो प्रियंका ने पहले दिया था, वही जवाब आज अखिलेश की बिटिया दे रही हैं। उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक ऐसी एसेट है सारे विपक्ष के लिए कि जो उनके बालक हैं, जो उनकी संतानें हैं, वो परिवारवाद की इस तमगे से मुक्त हो रही है, अपनी भूमिका, अपनी भूमि स्वयं बना रही है। ये तो स्वागत योग्य बात है। और आपने पूछा कि कन्नौज में तो क्यों बताया जाए, क्यों पहले कहा जाए कन्नौज में अखिलेश क्यों अपना अपना सीक्रेट बाहर खोलें, जब सामने वाला इतना शातिर हो गया कि जब मंगलयान से मंगल सूत्र तक आ गया। आप धृष्टता देखें, ये जो अखिलेश जी की बिटिया है, ये उसका भी जवाब दे रही है जो प्रियंका ने खुले मंच से दिया है। उस आदमी को क्या अधिकार है जो खुद समाज में रहते हुए परिवार में नहीं रहता और परिवार को मानता नहीं है, खुलकर विरोध करता है? तो भूमिकाएं बदली है, परिणाम भी बदली। भले ही अगर आज ये परसेंटेज कम भी रह जाता है। आपने नवीन पटनायक की बात की, मैं तो उड़ीसा होकर आया हूं, 10 दिन रह के आया हूं। और आपने जयंत चौधरी की बात की। जयंत चौधरी जब 1 रुपए में 16 आने होते हैं
तो स्वयं को चवन्नी बताते हैं। और मैंने आपके प्रोग्राम पर कहा चवन्नी नहीं, 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो वो 1 इकन्नी रह गए, मतलब 1/16 हो गए। अब उनकी बात कोई मान नहीं रहा साहब, नहीं जा रहे उनके कहने से कोई लोग, बल्कि उनसे प्रश्न किया जा रहा है कि भाई साहब क्या हुआ, अगर दादा को ना भी मिलता भारत रत्न तो आप तो थे, दादा तो गुजर गए, आप तो थे, आप तो सच के साथ रहते, आप तो किसानों के साथ रहते, आप तो खुद पिटे हो डंडों से। मैंने स्वयं देखी है उनकी वो वीडियो, जब 4-6 उनके साथी उनको बचाने के लिए आए थे। मैंने वो भी वीडियो देखी है राम प्रकाश भाई, जब अजीत सिंह साहब का सामान बाहर फेंक दिया गया था। तो आज जो आप देख रहे हैं वो सर्वथा उचित है। मोदी जी इसी व्यवहार के काबिल हैं, इसीलिए उनको ये प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। और 60%, 62% से चुनाव परसेंटेज ज्यादा नहीं रहने वाला, भले ही आप चुनाव आयोग के जो रिटर्निंग अफसर हैं उनको कितना ही लालच दे दो, 5,000 रुपए का आप इंसेंटिव दे रहे हैं, 2,000 का दे रहे हैं, 500 रुपए सांत्वना पुरस्कार दे रहे हैं, जब पूरी नीरसता है। ये बिल्कुल बात सही कही है आनंद भाई साहब ने कि गर्मी तो हमेशा ही होती थी। पिछले 5-10 चुनावों में देख लो, अप्रैल मई में ही चुनाव होता था, कोई गर्मी नई नहीं आई है। परंतु ये जो वचन बोले जा रहे हैं, इनकी गर्मी नहीं है, इनकी गर्मी उतारने के लिए लोग सजग हो गए हैं। और आज ज्वलंत प्रश्न खड़े हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का और महिलाओं की इज्जत का, अस्मत का। मणिपुर में चुनाव आप कराते हो एक एक करके, जम्मू कश्मीर में एक एक चुनाव कराते हो, क्या आपको हो क्या गया है? आज चुनाव के बाद 12 दिन चुनाव नहीं है, ताश खेलोगे क्या? चुनाव आयोग छुट्टी पर जाएगा क्या? तो मेरा मानना यह है कि ये सारे परिणाम आपको पहले से ही पता है। शाम को आप देख लेना, परसेंटेज 19-20 का फर्क हो सकता है, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। मूलतः प्रथम चरण का चुनाव दूसरे चरण के चुनाव से भिन्न नहीं होगा, दूसरा चरण का चुनाव भी वैसा ही होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। जी जी अरुण सर, हमारे एक दर्शक हैं, उनका कुछ दर्शकों का सवाल है, वो लगातार इसको लेकर के सवाल कर रहे हैं। ये जो वोट परसेंटेज वाली बात हम कर रहे थे, जो आज की स्थिति है या जो पहले चरण में स्थिति रही, उनका कहना ये है कि ये जो तमाम वक्तव्य दिए जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, जो तमाम वादे किए जा रहे हैं, क्या वो भी इनके पीछे वजह है? चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो, हनुमान चालीसा की बात हो, या घुसपैठियों को पैसा दिए जाने की बात हो, या कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं उसको तोड़ मरोड़ करके उसकी एक उलट एक अलग तस्वीर पेश करने की बात हो, इस तरीके के जो भाषण हैं वो इलेक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, मतदाताओं को इफेक्ट कर रहे हैं, और इफेक्ट भी ऐसा कि मतदाता को बिल्कुल उदासीन कर दे रहे हैं उनका जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करने से, कि भाई वो हम वोट ही देने नहीं जाएंगे, इस परिस्थिति तक पहुंचा दे रहे हैं। तो ये सवाल है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ सर, वंशवाद परिवारवाद की भी मैं बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था, कुछ नाम भी मैंने गिनवाए कि किस तरीके से विरासत की लड़ाई हो रही है, और ये दोनों तरफ से होता है। उसके बावजूद भी लगातार भाजपा इसको मुद्दा बनाए हुए है। तो अभी रिसेंटली जिस कंडीशन में भाजपा है, तमाम सारे जो चेहरे जिनको लेकर के वो कभी कांग्रेस पर आरोप लगाती थी, वो सारे चेहरे भाजपा के साथ हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया की लोकसभा सीट को लेकर के इतने दिनों से मंथन चल रही थी, बिल्कुल अंत में लास्ट में जाकर के उन्होंने सीट का अनाउंसमेंट किया, और वहां पर जो उम्मीदवार लेकर के आए, भाई उनके पिताजी वहां पर सांसद रहे थे, शशांक मणि त्रिपाठी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी वहां से सांसद रहे थे, अब उनको उनके बेटे को टिकट दिया गया। तो ये जो इस तरीके के आरोप हैं, जो इस तरीके के सवाल हैं, क्या ये सारे सवाल भी वोटरों को अब प्रभावित करने लगे हैं, उदासीन बनाने लगे हैं? साथ ही साथ एक चीज और, मुद्दों से दूर हटना भारतीय जनता पार्टी के लिए किस कदर उसको देख रहे हैं? क्योंकि जब से पहले चरण की वोटिंग हुई थी, जो परिणाम जो सामने आया था वोट परसेंटेज, उसके बाद से जो मुद्दे थे उससे भाजपा पूरी तरीके से दूर हो गई है। तो ये कितना इफेक्ट कर रहा है भाजपा को अब? जी, जैसे आपने नौजवानों की बात की सर, जब नौजवानों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा
तो अलगाव होगा, निराशा होगी। जैसे आपने यूपी में देखा कि प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम नौकरी देना नहीं चाहते, आडंबर करना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं कि हम नौकरी देना चाहते हैं। असल में आप नौकरी देना नहीं चाहते क्योंकि कि आपके पास फंड नहीं है। फंड क्यों नहीं है? क्योंकि आपको फूल बरसाने हैं किस पर? जो गंगा जल लेकर जा रहे हैं, और आप उसका विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं। आपको दिए जलाने हैं। आपको धरातल पर जो प्रश्न है हमारी जनता जनार्दन के, उनसे दूर भागना है। क्योंकि आपको जब चुनाव आएंगे तो हिंदुत्व का एजेंडा सेट करना है। आपको यह समझ नहीं आती कि नौजवान आपके एजेंडे पर नहीं चलेगा। जैसे रामलला मंदिर के एजेंडे पर नौजवान नहीं चला। आज नौजवान पूछता है, क्या मंदिर रोजगार देगा? क्या मंदिर सुबह शाम रात का खाना देगा? क्या हमको भंडारे में खाना पड़ेगा? तो जहां तक बात है नीरसता की, उसका तो अर्थ ये है। और आपने वंशवाद पर पूछा है प्रश्न। प्रधानमंत्री जब चिराग पासवान के जीजा के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो वंशवाद पर चुप रहते हैं। तो इतना बेवकूफ तो आपका वोटर नहीं है कि जब जीजा की सीट पर आप जाएं और जब दूसरे के जीजा की बात आए तो आप वहां पर बैठकर टू जी, जीजा जी, पता नहीं क्या क्या कहें। आपकी भाषा जो है वो तल्ख हो जाती है। आपकी भाषा व्यंग लेकर रहती है। और जब आप पर वही व्यंग अपने आप आ जाता है, किसी ने नहीं पूछा कि आप चिराग पासवान के जीजा की सीट पर आए, किसी ने नहीं पूछा, परंतु वो परिवारवाद पर नहीं बोले। इसका अर्थ क्या निकलता है राम प्रकाश भाई? इसका अर्थ यह निकलता है कि आपका परिवारवाद पर प्रश्न छंदम है, बेमानी है, अर्थहीन है। आप खुद उसके शिकार हैं। मैं आपको 100 नाम गिना सकता हूं आज की डेट में जहां पर पुत्र पुत्री, और ये नहीं कोई आज नए बात कर रहा हूं, मैं आपको बहुत पुरानी बात करता हूं। आप महाजन जी की देख लें, मुंडे साहब की देख ले बेटी को, पंकजा का को, बहुत सारे नाम है और बहुत पहले के नाम है। आज कोई नए नाम नहीं है। ये बात आत्मजीत साहब ने सही की कि उस समय मैं आरएसएस में होता था, मुझे इसीलिए इनकी भीतरी नीतियों का पूरा इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आपने कहा मुद्दों से दूर हट गए। सर मुद्दों पर ये थे कब? ये तो आए भी हिंदू को पोलराइजेशन करके थे, मुद्दों पे तो आए नहीं थे। मुद्दों का मजाक उड़ाना। क्या कहा था आपने, या आप याद करें उसके नरेगा के बारे में, कि मैं नरेगा का ढोल पीटता रहूंगा। ये शब्द है इनके, मेरे नहीं है ये। तो फिर उस नरेगा पर ही क्यों आप मुनस्सर कर रहे? उसी के दम पर आप चल रहे। जब एक हफ्ते में 1 घंटे आप रोजगार दे देते हैं तो आप अपने बेरोजगारी आंकड़े में से उसको कम कर देते हैं। आपका अंदाज देखो, इतना शातिराना अंदाज है। अभी आत्मजीत भाई ने जैसे बताया कि जो राशन आप दे रहे हो उसके पैसे को आप उसकी इनकम में जोड़ रहे हो। मतलब आप स्वयं मानते हो कि हम जिस राशन को दे रहे हैं परोक्ष रूप से आप इसको मार्केट में बेच दें। तो जब आप कंज्यूमर को ऐसा बोल रहे हो तो पीछे जहां से ट्रक चलता है वहां पर भी तो बोरी बिक जाती है। आपने वहां कभी देखा है? मैं तो दावे से कह रहा हूं कि एफसीआई के गोदामों से ट्रक के ट्रक बिक जाते हैं। किनको? व्यापारियों को। किन मूल्यों पर? थोड़े कम मूल्यों पर, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो भ्रष्टाचार जब आप खुद कर रहे हो तो मुद्दों पे कहां आ रहे हो? कौन से मुद्दे पे आए? मणिपुर में बेटियों के मुद्दे पे आए। आप जो दिल्ली में हुआ पहलवान बेटियों के साथ, उस मुद्दे पे आए। हाथरस में बेटी को जला दिया गया, उस मुद्दे पर आए। कैनी साहब के बेटे ने एक व्हीकल से 4 किसानों को रोन दिया, आप उस मुद्दे पे आए। ब्रिजभूषण शरण सिंह के आज तक टिकट का आपने फैसला नहीं किया, आप मुद्दों पे आए। आप महंगाई का मां नहीं बोलते, अपनी मां का मां नहीं बोलते, आपकी मां गुजर जाती है, हमें सख्त अफसोस है। परंतु क्या
उनकी रिचुअल्स में आपका जाना नैतिक कर्तव्य था या पारिवारिक कर्तव्य था? वो आप बचते क्यों हैं, मुद्दों से भागते क्यों हैं? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपको ढकोसला करना है, आपको पोलराइजेशन करना है। आप सेपरेट, मेरी ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है, आप सेपरेटिव प्लेनेट हैं जो अलगाव चाहता है। एक एक ग्रह ऐसे होते हैं जो परिवार में अलगाव पैदा कर देते हैं। तो मोदी जी हिंदुस्तान के परिवार में सेपरेटिव प्लेनेट हैं, अलगाववाद की नीतियों को अपनाते हैं। कारण, इनके पूर्वज अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे, इसलिए ये स्वभाव इनके डीएनए में है। राम प्रकाश भाई, आप माने, इतने दिन शाखा जाते रहे, कभी किसी ने मोहल्ले की, समाज की जो समस्याएं होती हैं उन पर बातचीत नहीं की। ये खीर खीर का प्रोग्राम करते थे। जब एक आती थी, एक फंक्शन आता था उस पर, परंतु क्या किसी बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही, उस पर कभी किसी ने पूछा उसके घर में जाकर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? तो ये मुद्दों पर कभी नहीं रहे। आप विश्वास करें, मैं तो मुक्त भोगी हूं, ये मुद्दों पर कभी रहे नहीं। ये हमेशा उन बातों पर चोट करते थे जिससे विघटनकारी शक्तियां मजबूत हों, जिससे दरार पड़े, परिवारों में फूट डाली जाती थी ताकि ये संघ में आता रहे, ये शाखा में जाता रहे, बीजेपी की जनसंघ की दरिया बिछाता रहे। तो मेरा मानना यह है, जो जिस डीएनए से बना है उसी डीएनए को चरितार्थ करेगा। ये विषय इनके है ही नहीं, इन विषयों से ये कोसों दूर हैं। इसलिए अंततः वोटर जो है वो इनसे दूर हो रहा है। ये अकारण नहीं है, अकस्मात नहीं है। ये जो वोटर है, इसने 10 साल उनको देखा है धीरज से, सहनशीलता से। आज बहन बेटियों के मंगलसूत्र पर आप आ गए, तभी महिलाएं आपके विरुद्ध हुई हैं। नहीं तो महिलाएं तो खुश थी, आप बना रहे थे। जब भेद खुल गया कि इसको लागू नहीं किया जाएगा 29 से पहले, तो महिलाओं ने प्रश्न खड़े किए। आपके पास जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं है तो कौन करेगा वोट आपको? कोई नहीं करेगा। तो आप, जहां तक मेरी बात है, मैं बहुत पहले समझ गया था, इसलिए मैं इनसे अलग हो गया। परंतु दुनिया जो है, जो जनता है, वो निरीह है, इमोशनल कार्ड है। इमोशनली उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है। भरपूर कर लिया, अब करना मुझे लगता है संभव नहीं है। अब जो है वो धरातल पर इनकी कोई पिक्चर चलने वाली नहीं है। और आपको अंत में सिर्फ एक मैं शेर सुना देता हूं मोदी जी के लिए, कि महसूस तो होती है, मुकम्मल नहीं होती, हसरते आंखों में रहती हैं इंतजार बनके। तीसरी बार नहीं बनोगे भाई साहब आप, ये हसरत आपकी आंखों में रह जाएगी।